राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने सफाई दी है। इसमें लिखा गया है कि आगरा में शिक्षकों के साथ सवाल जवाब के कार्यक्रम में मोहन भागवत से सवाल किया गया कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% है और मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर 5.3% है। अगर यही वृद्धि दर बनी रही तो क्या 50 साल में ये देश इस्लामिक देश नहीं हो जाएगा? ये सवाल पूछा गया। तो इस पर भागवत साहब ने जवाब दिया कि भारत में कौन सा कानून हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने से रोक रहा है। तो भागवत जी ने ये नहीं कहा कि ये सफाई दी गई है कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने दरअसल ये कहा कि कौन सा कानून आपको ज्यादा बच्चे पैदा करने से रोकता है। वो ये कहना चाहते थे कि जनसंख्या वृद्धि दर के लिए एक समान कानून होना चाहिए जो सब पर लागू हो। ज्यादा बच्चे पैदा करने से कौन रोक रहा है और ज्यादा बच्चे पैदा करने में क्या अंतर है, ये आप तय करते रहें। इस सफाई से कितनी सफाई आई है। रविवार को आगरा में आगरा बरेली अलीगढ़ मंडल के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के एक सम्मेलन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में कौन सा कानून हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने से रोक रहा है। कोई कानून है क्या जिसमें कहा गया हिंदुओं जनसंख्या घटाओ? ऐसा है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी लोगों की पढ़ रही तो आपकी क्यों नहीं पढ़ती? ये कोई व्यवस्था का प्रश्न थोड़ी है, ये समाज का वातावरण है। शिक्षक संघ की सभा में यह सवाल पूछा गया था तो क्या हमारे शिक्षक ने मोहन भागवत से सही सवाल किया? उनका सवाल था कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% है और मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर 5.3% है। देखिए, अगर आप जनगणना की रिपोर्ट देखेंगे तो वृद्धि दर को कई तरह के आंकड़े हैं, तो उनको आप देखिए। क्या शिक्षक महोदय का सवाल सही था? संख्या के लिहाज से देखेंगे तो 2.1% के मुकाबले 5.3% की वृद्धि दर दुगनी लगेगा कितनी तेजी से कोई भाग रहा है। लेकिन गौर से देखेंगे तो दोनों की आबादी बढ़ने की दर 2011 के हिसाब से कम हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदू की आबादी 19.9% दर से बढ़ी और मुसलमानों की आबादी 29.5% की दर से। फिर 2011 की जनगणना के हिसाब से हिंदुओं की आबादी जो है 16.8% की दर से बढ़ी और मुसलमानों की आबादी 24.6% की दर से बढ़ी। यानी दोनों की आबादी बढ़ने की दर कम हो गई। आजाद भारत में मुसलमानों और हिंदुओं में आबादी बढ़ने की रफ्तार में सबसे अधिक कमी इसी बार आई 2011 की जनगणना की रिपोर्ट में। इन्हीं आंकड़ों का विश्लेषण कर मीडिया ने उस वक्त यह भी छापा कि हिंदुओं की आबादी पहली बार 80% से कम होकर 79.8% हुई है और मुसलमानों की आबादी बढ़ने की दर में कमी तो आई है, मगर भारत की कुल आबादी में उनका हिस्सा 2001 में 13.4% था और जो 2011 में 14.23% हो गया, जो बढ़ गया एक तरह से। आगरा के जिस सम्मेलन में मोहन भागवत के बयान पर हंगामा हुआ, उस सम्मेलन में आबादी बढ़ने का पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी पेश किया गया। हालांकि उस वक्त संघ प्रमुख मंच पर नहीं थे। यह वीडियो युवा दंपतियों को दिखाया गया कि कैसे हिंदू, मुसलमान और ईसाई बिरादरी की आबादी बढ़ रही है या घट रही है। यह भी बताया गया कि किसी भी संस्कृति को बचाने के लिए प्रति दंपति फर्टिलिटी रेट 2.1 होना अनिवार्य है। हमारे पास वीडियो की पूरी रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन जिस हिस्से को सुना उसमें यह बताया जा रहा था कि फ्रांस के जो आंकड़े कहते हैं कि 1.8 फर्टिलिटी रेट पर फैमिली की है और उसके अलावा जो दूसरी सभ्यता है, लिखा हुआ है इस्लामिक लेकिन वहां दूसरी सभ्यता करके संबोधित किया गया, उसकी फर्टिलिटी रेट 8.1 है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो फ्रांस की मूल सभ्यता है वो गायब होने के करीब पहुंच जाएगी। ये वही कह रहे हैं जो मैं पढ़ रहा हूं। अगले 25 साल में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रांस में 20 साल और उससे कम आयु के बच्चों में 30% इस्लामी हैं और इस्लामिक हैं। यह बताया गया है कि 2027 तक 5 में से 1 फ्रांसीसी मुस्लिम होगा और 39 साल में फ्रांस एक इस्लामिक देश बन जाएगा। इस बैठक में यह भी बताया गया कि 15 साल के अंदर ब्रिटेन की जो टोटल पॉपुलेशन है, जो मूल संस्कृति है, सिर्फ 50% ऐसे लोग रह जाएंगे जो ब्रिटेन की सभ्यता को मानने वाले होंगे और दूसरी सभ्यता के लोग उनके ऊपर हावी होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी सभ्यता मतलब इस्लामिक सभ्यता। फ्रांस में भी मुसलमानों की आबादी बढ़ने का कभी कभी बीच बीच में हौवा खड़ा किया जाता रहा है। पिछले साल एक ऑनलाइन सर्वे में पूछा गया कि कितने प्रतिशत आपके यहाँ मुसलमान हैं, तो फ्रांस के नागरिकों ने कहा हमारे यहाँ 31% है, जबकि 7.5% मुसलमान फ्रांस में बताए जाते हैं। यह कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। हमारी पूर्व सहयोगी नुपुर तिवारी ने बताया कि फ्रांस में, उन्होंने कारवां मैगजीन में लेख भी लिखा है इस पर, कि फ्रांस में कानूनन धर्म के आधार पर जनगणना हो ही नहीं सकती है, इसलिए किसी के पास सही आंकड़े नहीं हैं। मुस्लिम यहाँ के समाज में 3 पीढ़ियों से हैं, मगर हाशिए पर हैं और उनके अंदर तरह तरह की विविधता है।
जब आपके पास सही आंकड़ा ही नहीं है तो किस आधार पर बता सकते हैं कि 2030 में फ्रांस इस्लामिक देश हो जाएगा? ब्रिटेन में धर्म के आधार पर जनगणना होती है। ग्रेट ब्रिटेन की आबादी 6.5 करोड़ की बताई जाती है और वहां मुसलमानों की आबादी 2% के करीब या शायद उससे कम है। क्या 15 साल में 2% की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि 50% तक पहुंच सकती है? बहरहाल हम लौटते हैं आगरा, जहां युवा दंपतियों को यह वीडियो दिखाया गया। हमारे सहयोगी नसीम ने 1-2 जने दंपतियों के घर जाकर उनसे बात की, उनके विचार सुनते हैं कि क्या वो तैयार हैं। नहीं, परवरिश तो निश्चित तौर से कर सकती हैं, क्योंकि अगर ये भी एक प्रबंधन वाली बात है कि हम सक्षम होती हैं, क्योंकि उन्होंने सक्षमता पे परम आदरणीय भागवत जी ने सक्षमता पे बहुत जोर दिया है, परिवार को समृद्धशाली बनाने पे बहुत जोर दिया है। अगर समृद्धशाली परिवार होता है, हम खुद सक्षम होती हैं, तो उस हिसाब से नीति को बनाया जा सकता है, क्योंकि ये भी साथ में उन्होंने कहा है कि अगर परिवर्तन करना है तो नीति और समय के हिसाब से परिवर्तन करा भी जा सकता है। जी, कल में मोहन भागवत जी आए थे, वहाँ पर जाके एक प्रेरणा मिली। उन्होंने एक बात कही कि जनसंख्या बढ़े, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं और ना ही किसी को होना चाहिए, लेकिन आज के समय में जो समय चल रहा है कि बेटियों को आगे बढ़ाएं, तो वही उन्होंने कहा बेटियों को आगे बढ़ाएं, हर चीज़ में बेटियों को आगे लाएं, क्योंकि आज की समय ऐसा चल रहा है कि आजकल बेटियों को कोई पूछता नहीं, तो उन्हें सिर्फ पूरा टारगेट बेटियों के ऊपर था कि बेटियों को आगे बढ़ाएं। आंकड़ों का विश्लेषण और उनका आधार हमेशा विवादित रहा है, इसलिए आपको तमाम तथ्यों के साथ देखना होगा। यह बात तू मैं के बहस में नहीं हो सकती। यह मुद्दा पहली बार नहीं उठा है, संघ की तरफ से ऐसी बातें होती रही हैं। पूर्व पत्रकार कमर वहीद नकवी साहब ने इन बिंदुओं पर अपना जवाब भेजा है हमारे अनुरोध पर, जिसे हम वीडियो ब्लॉग की शक्ल में आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए, अगर हम वैसे कहें कि हिंदुओं की आबादी या बाकी धर्मों के लोगों की आबादी के मुकाबले मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, तो हाँ, ये बात सही है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। लेकिन जो मूल उसमें मुद्दा है, मूल मुद्दा ये है कि जो फर्टिलिटी रेट है, जो हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट था 15 साल पहले और जो मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट था 15 साल पहले, उन दोनों में गैप बहुत कम हुआ है और दोनों में गिरावट आई है। मिसाल के तौर पर, और ये आंकड़े जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आंकड़े जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के हैं, जो भारत सरकार करती है और पूरे देश में करती है। तो इस राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक 91-92 में जो हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट था वो 3.3 था और मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 4.41 था। ठीक है, 15 साल में हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट घट के 2.59 हुआ और मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट घट के 3.4 हुआ, यानी दोनों में गिरावट आई। हिंदुओं का जो प्रजनन दर थी 3.3 से गिर के 2.59 पे आई, मुसलमानों की प्रजनन दर थी वो 4.41 से घट करके 3.4 पे आई। हमने जैसे कहा कि मुसलमानों की प्रजनन दर में गिरावट आई है 15 साल में, हिंदुओं की प्रजनन दर में ज्यादा गिरावट आई है, मुसलमानों की प्रजनन दर में कम गिरावट आई है। इसका कारण ये नहीं है कि मुसलमान जानबूझकर ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, बल्कि इसका कारण ये है कि मुसलमान आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर हैं, बहुत पिछड़े हैं, शिक्षा के मामले में भी बहुत पिछड़े हैं। और इसी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पूरे देश में चाहे जो भी धर्म हो, उसमें जो प्रजनन दर के जो आंकड़े हैं, उसमें जो अशिक्षित लोग हैं, अशिक्षित लोगों का प्रजनन दर आज भी 3.55 है, जबकि हाई स्कूल या उससे ऊपर की शिक्षा पाने वाले जो लोग हैं उनका प्रजनन दर 1.8% है। जो लोग अल्प आय वर्ग के हैं, लो इनकम ग्रुप के लोगों का जो प्रजनन दर है वो 3.89 है। ठीक है, 3.89 लो इनकम ग्रुप। जो मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग का जो प्रजनन दर है वो 2.58 है और जो उच्च वर्ग है उसका प्रजनन दर 1.78 है, यानी वही 1.8 के आसपास। यानी ये बात बिल्कुल साफ है कि जितनी शिक्षा का स्तर जितना ज्यादा है और आर्थिक संपन्नता जितनी ज्यादा है, प्रजनन दर उतनी कम है, और ये समाज के सभी वर्गों में।
तो चूंकि देश में मुसलमान शिक्षा के मामले में बहुत नीचे हैं और आर्थिक स्थिति के मामले में भी बहुत नीचे हैं, इसलिए उनकी प्रजनन दर ज्यादा है। ये सच्चाई है। दुनिया में 49 मुस्लिम देश हैं या 49 देश ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है काफी ज्यादा है। तो इन 49 मुस्लिम बहुल देशों में पिछले 3 दशकों में प्रजनन दर में 41% की गिरावट आई है। 41% की गिरावट आई है। इनमें से 22 मुस्लिम देशों में ये गिरावट 50% से ज्यादा है। प्रजनन दर 22 मुस्लिम देशों में 50% से ज्यादा गिरी है। 10 मुस्लिम देशों में प्रजनन दर 60% से ज्यादा गिरी है। और ईरान और मालदीव, ये 2 देश ऐसे हैं जहां प्रजनन दर 70% से ज्यादा गिरी है। ये तो निकोलस एबरस्टेड और अपूर्वा शाह का अध्ययन है। 90-95 में मुसलमानों की प्रजनन दर 4.3 थी, जो कि 2015 में घट के 2.6 के आसपास रह गई। ठीक है। और उम्मीद है प्यू रिसर्च के शोधकर्ताओं को कि 2025 तक ये प्रजनन दर घट के 2.3 हो जाएगी और 2030 तक ये प्रजनन दर घट के 2.1 रह जाएगी। 2.1 प्रजनन दर जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल है, यानी अगर 2.1 की प्रजनन दर रहती है तो ना तो आबादी बढ़ती है ना घटती है। अगर प्रजनन दर 2 से नीचे हो जाए तो आबादी घटने लगती है। समझ रहे हैं? क्योंकि ये इसलिए घटती है क्योंकि वो मृत्यु, बाल मृत्यु दर, ये सारी फैक्टर हैं जिनको जब हम अकाउंट में लेते हैं तो ये, और पूरी दुनिया में ये बेंचमार्क है कि अगर जनसंख्या स्थिर रहनी है तो प्रजनन दर 2.1 होनी चाहिए। अगर 2.1 से नीचे होगी प्रजनन दर तो जनसंख्या घटने लगेगी। तो प्यू रिसर्च, उसका मानना यह है कि जो 49 मुस्लिम देश हैं उनमें सन 2030 यानी आज से 14 साल के बाद प्रजनन दर मुसलमानों की 2.1 हो जाएगी, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल पर है। यानी इस प्रकार का बिल्कुल एक जो ये संघ परिवार और इन लोगों का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये बिल्कुल ही भ्रामक है और बिल्कुल ही गलत है और निराधार है।